हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2022 के मैथ के इस पेपर को, जो कि आपका 25 नंबर का रहता है ये मैथ का पेपर। और इसमें आपको समय मिलता है 1 घंटे का पेपर को सॉल्व करने के लिए। 2022 से पहले चाहे आपका 2021 हो, 2020 हो, 2019 हो, 2018 हो या फिर 2017 हो या फिर 2016 कह लीजिए, इन सभी पिछले वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हमने आपको ऑलरेडी इस चैनल पर सॉल्व करा दिए हैं। तो फटाफट जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सारी पीवाईक्यू की जो सीरीज है उसे आप देख लीजिए। सारी क्लासेस इस चैनल पर उपलब्ध हैं। यूपी डीएलएड थर्ड सेम पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध है। सभी प्रीवियस क्लासेस को जाकर चेक कर लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू से जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ी संख्या में आपके पेपर में रिपीट हो जाते हैं। और आपको ये तो पता चल ही चुका होगा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं होने जा रही हैं। इसके साथ ही 1 अगस्त से आपको मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे, ठीक है। निश्चित रूप से फर्स्ट सेमेस्टर के भी मॉडल पेपर दिए जाएंगे। तो फटाफट आप हमसे जुड़ जाइए। जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर में लॉग का ये सवाल है, log 3 की पावर 81 इज इक्वल टू 4 का घातांक रूप क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा log a की पावर b बराबर n। इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर n बराबर b, ठीक है। यानी कि a की पावर में आप इधर जो संख्या लिखी हुई है उसको a के पावर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते होंगे जो 3 है, ठीक है, 3, ठीक है, log 3 है, जिसकी log a है यहाँ पर log 3 है। तो 3 को आप इसी तरह से लिखेंगे और इधर जो संख्या लिखी हुई है, ठीक है, इधर बराबर में जो संख्या लिखी हुई है इसके पावर में लगा देंगे और बराबर यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है ये इधर बराबर में आ जाएगा, ठीक है, इधर बराबर में आ जाएगा 81, ठीक है। 3 को आप 4 बार गुणा करेंगे तो आपका 81 ही आएगा। इस तरह से 3 की पावर 4 कितना होता है 81। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी से राइट आंसर आ जाएगा आपका। और यहाँ पर इसे सॉल्व करके दिखाया भी गया, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि साधारण ब्याज, ठीक है, कौन से सिंपल इंटरेस्ट की ब्याज दर से कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। मान लीजिए ये धन है, कोई राशि है, ठीक है, और ये 5 वर्ष में यहाँ पर आप देख लीजिए 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 2p हो जाती है, ठीक है। तो कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा। ये सिंगल से डबल होने में कितना लग रहा है, 2 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर 5 वर्ष आप और आगे चले जाएंगे, ठीक है, 5 वर्ष आप और आगे जाएंगे, इस तरह से 5 वर्ष और आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा, ठीक है। ये 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 5-5 करके ये यहाँ पर अपना जो गुणा में है वो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 वर्ष बाद कोई जो राशि है वह 10 गुना हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। 10 वर्ष बाद वह राशि कितनी गुना हो जाएगी, 3 वर्ष 3 गुना हो जाएगी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 वर्ष, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 वर्ष। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है और आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं जिसकी यहाँ पर समझाया गया है। और अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने यहाँ पर एक व्यंजक दिया हुआ है, p² प्लस c² माइनस ac² माइनस ap² का गुणनखंड यहाँ पर बताया गया। तो आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इन दो पदों में क्या है, x² कॉमन है, ठीक है। ये वाला x² कॉमन है, x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, तो x² को बाहर लिख दिया। इसके बाद बचा क्या, p² प्लस c², ठीक है, p² प्लस c² यहाँ पर आ गया, ठीक है, लिख दिया आपने। इसके बाद यहाँ पर अब इस वाले पद में क्या कॉमन है आप देखेंगे, इस वाले पद में आपका a कॉमन है, a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर आपने माइनस a कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा c² अंदर आ गया और आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये प्लस का आ जाएगा और इधर क्या बचा आपका p², तो ये p² यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपका x² माइनस a, ठीक है, तो ये आ गया आपका x² माइनस a, ये एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरा आपका क्या बचा, p² प्लस c² और c² प्लस p², ठीक है। यहाँ पर c² प्लस p², तो आप इसे इस तरह से लिख लीजिए p² प्लस c², ठीक है। बात एक ही है, चाहे आप 2 प्लस 3 लिखिए, ठीक है, चाहे आप 3 प्लस 2 लिखिए, प्लस में क्या होता है वैल्यू समान ही आती है, इस तरह से गुणा में भी वैल्यू समान होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे यहाँ पर जो p² है इस साइड में लिखा हुआ है, c² इस साइड में, तो आप एक जैसे पद बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले p² है तो हम इस वाले पद में भी पहले p² लिख लेंगे, तो p² प्लस c², ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया आपका। और दूसरा पद आप देख सकते होंगे x² माइनस a, ठीक है। तो p² प्लस c² प्लस c² और x² माइनस a, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। आप प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, इसी बात पर कर दीजिए इस क्लास को ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स और भाइयों के साथ। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यदि ए के पद यहाँ पर दिए हुए हैं, यदि ए यहाँ पर x है और x जो है वो एक सम संख्या है
और सम संख्या में वह संख्या 9 से बड़ी नहीं है, यानी कि 9 से छोटी है। बी के व्यंजक के पद यहाँ पर दिए हुए हैं 7, 3, 4, 8, ठीक है। तो b माइनस ए आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो b माइनस ए कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। a इज इक्वल टू हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है, x क्या होगा, ठीक है। तो x सबसे पहले तो बताया गया कि सम संख्या है, ठीक है। तो हम सम लिखेंगे, जितनी भी सम संख्याएँ हैं वो 9 तक लिख लेंगे, ठीक है। 9 से ऊपर नहीं जाना। 2, 4, 6, 8 और 10 आपका 9 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 9 से छोटी है वह संख्या, ठीक है। कैसी है? 9 से छोटी है और सारी सम संख्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख लिए, ठीक है। ये व्यंजक के पता, अब बी की वैल्यू, बी के पद भी आपको यहाँ पर पता है 7, 3, 4, 8, 7, 3, 4 और 8, ठीक है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है? बी माइनस ए, यानी कि बी में से ए के पद आपको हटा देना है, बाकी बी के बचे हुए पद आपको लिख देना है। तो ये बी के पद दिए हुए हैं, ठीक है, बी व्यंजक के दिया हुआ है, इसमें से ए वाले जो पद हैं वो आपको हटाना है। कैसे हटाना वो आपको यहाँ पर देखना है। ए वाले पद कैसे हटाना फटाफट, ठीक है। तो फटाफट हटा देंगे ए वाले पद 4 और 8, ठीक है। अब ए में जो पद है जिसके यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है नहीं तो 2 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 4 है तो हम 4 को काट देंगे इसमें से। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका 6 है तो 6 इसमें है नहीं, कोई मतलब नहीं है 6 से जब है ही नहीं। और 8 है तो 8 को भी यहाँ से काट देंगे, ठीक है। तो b माइनस ए आपको फाइंड करना है, तो b माइनस ए फाइंड करना है। तो क्या बचा आपका? अब आपको केवल b वाले पद ही लिखना है, ठीक है। केवल b वाले पद लिखना, 7 बचा और आपका 3 बचा, ठीक है। तो ए वाले सारे पद हमने यहाँ से हटा दिए, ए वाले पद घटाना है बी में से। तो बी के जो भी व्यंजक के पद बचे वो हमने यहाँ पर अब लिख दिए। तो 7 और 3, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र में के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। यानी कि कितनी उभयनिष्ठ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं यहाँ पर खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो आप देख सकते होंगे इन दोनों वृत्तों से होती हुई एक आपकी जो स्पर्श रेखा वो ये खींची जा सकती है, दूसरी आपकी स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, ठीक है। 2 ये हो गई। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए तो एक आपकी स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से खींची जा सकती है, ठीक है, इस तरह से आ सकती है। और एक आपकी स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से आ सकती है, ठीक है, ये इस तरह से आ सकती है, ठीक है। तो ये टोटल 4 हो गई, 2 2 4 स्पर्श रेखा आपकी खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4, ठीक है। इसी के साथ बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर हो। यहाँ से तेलुगु 3 प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, इसी बात पर कर दीजिए। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हमने आपको पहले भी बताया था कि बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता तो उसे आप बोलते हैं करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट। हिंदी में कह देंगे चालू खाता, ठीक है। जो चालू खाता होता है उस पर जो बैंक है वो किसी भी तरह के इंटरेस्ट यानी कि ब्याज नहीं देती है। तो बैंक में चालू खाते पर किसी भी तरह की जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट में जमा धनराशि पर बैंक ब्याज दे देता है, जो कि ज़्यादातर जो अकाउंट्स हैं वो सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना करंट अकाउंट भी खुलवाते हैं जिस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता। आपको ये बताना है, ठीक है। तो बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक छात्रावास है, यानी कि एक हॉस्टल है, इसमें 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हों तो वह सामग्री कितने दिन तक चलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है M1D1, ठीक है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ठीक है, M2D2। इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। M1 कितना दिया हुआ है, ठीक है, और M1 दिया हुआ आपका 300, ये 300 इंटू D1 पहले दिनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 15 दी हुई है, ठीक है। इस तरह से M2 यहाँ पर दिया हुआ है, M2 कितना है यहाँ पर 300 में से 200 छात्र घर चले गए तो बचे कितने, 100 बचे। तो यहाँ पर M2 आ गया आपका 100। और D2 यानी अवकाश के कारण घर चलेंगे तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी, D2 आपको फाइंड आउट करना है, दिनों की संख्या अब आपको ज्ञात करना है, ठीक है। D2 आपको फाइंड आउट करना है। ये 100 को आप इधर बटे में ले आएंगे, ठीक है, 100 को आप इधर बटे में ले आएंगे, ये आपके 100, ये 100 से हटा दीजिए। अब केवल आपको D2 दिनों की संख्या याद करना। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गई ये, और 15 3 45, यानी कि अब वह सामग्री आपकी 45 दिन तक चलने वाली है। 200 छात्र घर चले गए, 300 में से केवल 100 छात्र बचे हैं, तो 100 छात्रों के लिए वह सामग्री जो पहले 15 दिनों तक चलती थी 300 छात्रों के लिए, अब 100 छात्रों के लिए वह 45 दिन तक चल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न की ओर। इसी बात पर कर दीजिए इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और प्रश्न संख्या अब आपका 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि यहाँ पर भागफल और शेषफल आपको बताना है। तो यहाँ पर व्यंजक दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 14 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला पद आपको पहले लिखना है, इस तरह से एक्स स्क्वायर वाला पद पहले लिखना है, फिर आपको लिखना है 7x प्लस 14, ठीक है। इस तरह से पहले आप इस व्यंजक को सही कर लेंगे, उसमें x प्लस 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर केवल x है। तो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए x में आप किसकी गुणा करेंगे, एक x की गुणा कर देंगे, तो ये टोटल आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, x की गुणा आप x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस अब आप यहाँ पर अगर x की गुणा करते हैं तो आपको यहाँ पर भी x की गुणा करना होगी, तो x की गुणा जब 3 में होगी तो हो गया आपका 3x, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर प्लस का निशान ऑटोमेटिकली होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का निशान है तो यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, और ये माइनस का 3x है, यहाँ प्लस का 7x है, तो प्लस का 4x यहाँ पर आपका ये बच गया, ठीक है। 7x में से माइनस का 3x घटा देंगे तो प्लस का जो 4x है वो यहाँ पर बच जाता है। इसके बाद आपका बचा प्लस 14, ठीक है, जो कि आपका ऊपर बचा हुआ प्लस 14 से आप नीचे लिख लिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर 4x है और यहाँ पर केवल x है, ठीक है। तो 4x बनाने के लिए आपको किससे गुणा करना होगी, 4 से ही गुणा करना होगी, तब आपका क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो हमने 4x यहाँ पर लिख दिया। अब x में आपने 4 की गुणा करी तो यहाँ पर भी आपको 4 की गुणा करना ही करना है, तो 4 की गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, यहाँ पर होगा आपका 12। अब फिर से एक बार देखेंगे, ये यहाँ पर प्लस का ऑटोमेटिकली चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का आपको दिख रहा है तो माइनस का हो जाएगा, चिन्ह आपस में पलट जाते हैं। अब जब माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 4x प्लस के 4x से कट जाएंगे, यहाँ माइनस का 12 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माइनस का 12 प्लस का 14, प्लस के 2 बच गए यहाँ पर, तो शेष पल आया आपका 2, भागफल आया x प्लस 4, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको घटाना। पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, उसमें से साधारण ब्याज का जो है वो घटा देना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको कैसे निकालना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता ही होगा, यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होगा, P यहाँ पर 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। ये इस तरह से होल स्क्वायर हो जाएगा। P यहाँ पर दिया हुआ है 10,000, ठीक है। P यहाँ पर आप लगाएंगे 10,000, ठीक है। P कितना आपका 10,000 दिया हुआ है। उसके बाद 1 प्लस R की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 10%, ठीक है, 10% बटे 100, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। एक जीरो से ये एक जीरो आपका कट गया, ठीक है। वो बचा कितना आपका 10,000 ये बचा, और ब्रैकेट में आपका 11/10 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बच गया, ठीक है। अब आपको किस तरह से लिखना है, यहाँ पर 10,000 इंटू 11/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया आपका 10,000 प्लस 11/10 को आप 2 बार लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो 2 जीरो ये हैं और 2 जीरो आप यहाँ से काट देंगे, ठीक है। 2 जीरो कट गया। अब 11 आपका हो गया 121, और इधर बचे 2 जीरो, ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, ठीक है। वैल्यू कितनी दी हुई है, P की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 10,000, तो 10,000 आप इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 2100 रुपये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 2100 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये निकल कर आया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साधारण ब्याज भी निकाल लेना है, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, ठीक है, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो साधारण ब्याज है वो निकाल लेना है। तो मूलधन है आपका 10,000 दिया हुआ, ठीक है। इस तरह से 10,000 मूलधन गुणा दर कितनी है, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकल कर आ रहा है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, 1,000 बचा और 2 बचा, ये हो गया आपका 2,000। टोटल कितना आया, 2,000, ठीक है। ये माइनस कर देना जो आपका यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया था। इस चक्रवृद्धि ब्याज में से 2100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया था। ये जो साधारण ब्याज निकल कर आया है 2,000 रुपये, ये आपको माइनस कर देना है। तो बचा कितना आपका, 2100 में से 2,000 गया तो केवल 100 रुपीज़ जो आपका बचता है अंतर, ये डिफरेंस आता है
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि 100 रुपये का अंतर यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो यही यहाँ पर कुछ इस तरह से बताया गया है, जो कि इन्होंने कुछ अपना अलग ही फार्मूला यहाँ पर लगाया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कुछ अपना अलग ही फार्मूला लगाया ये वाला। बाकी आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे किस तरह से समझाया गया है इसे एक बार देख लेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा यहाँ पर एक व्यंजक दिया हुआ है x² माइनस, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है a माइनस 1/a का ब्रैकेट बंद, फिर x माइनस a। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर x² लिख लिया सेम टू सेम ऐसे ही एज इट। अब यहाँ पर a की गुणा माइनस में होगी और इधर x में होगी गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस का ax। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का ax। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या है 1 की गुणा आपकी x में होगी। ठीक है, माइनस माइनस हो गया। ठीक है, माइनस का माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस आ गया, 1 की गुणा x में होगी तो ये x आ गया और नीचे आपका a है तो ये आ गया और ये आ गया -1। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर आपको समझना है आगे क्या इस तरह से बताया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर अब यहाँ पर देख लेते हैं। आगे आप देखेंगे x माइनस a हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। x यहाँ से आप देखेंगे तो हमने यहाँ से क्या लिया, सबसे पहले तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया। ठीक है, x आपने कॉमन ले लिया तो ये बचा आपका x माइनस a। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका ये बच जाएगा x माइनस a। अब आगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, आपने x कॉमन लिया तो बचा x माइनस a। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा x माइनस a। ठीक है, यहाँ पर बचा x अपॉन माइनस का बचा x/a -1, इस तरह से आपका रह जा रहा था। ठीक है, अब इस 1 को अगर आप 1/1 लिखेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 1 ही रहती है। ठीक है, a से 1 कट जाएगा तो वैल्यू 1 आएगी। तो क्या किया इन्होंने a/a लिख दिया। ठीक है, 1 आपका जो था 1 को किस तरह से लिखा इन्होंने a/a। ठीक है, a/a की वैल्यू ही क्या रहेगी आपकी 1 आएगी। ठीक है, a से 1 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो इन्होंने इसलिए 1 को किस तरह से लिखा है a/a। ठीक है, तो सेम किस लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें माइनस का 1/a कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया इन्होंने माइनस का 1/a कॉमन ले लिया, माइनस का 1/a कॉमन आ गया तो यहाँ पर ऊपर बचा, यहाँ पर आप देख सकते होंगे 1/a कॉमन आ गया तो यहाँ पर ऊपर बचा ये x और यहाँ पर रह गया आपका a। ठीक है, 1 यहाँ से कॉमन चला गया। ठीक है, माइनस का 1/a कॉमन चला गया तो यहाँ पर बचा आपका a। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देख सकते होंगे x माइनस 1/a। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया आपका और दूसरा x माइनस a और x माइनस a। ठीक है, आपका दूसरी ब्रैकेट में आ गया। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है आपका। इसमें बताया गया कि चित्र में a b वृत्त को p बिंदु पर खींची हुई स्पर्श रेखा है। ठीक है, a और b p बिंदु पर खींची हुई एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये यहाँ से स्पर्श रेखा है और कोण QPR, कोण QPR। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 80 अंश। कोण PRQ, कोण PPRQ इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 30 अंश और RPB, R किधर RP और B। ठीक है, इसकी वैल्यू अब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये वृत्त के अंतःकोण होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करना है आपको, ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के बराबर होगा। ये दोनों कोण कैसे होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। अगर हमें इस वाले कोण की वैल्यू पता चल जाती है तो सेम टू सेम वो इस कोण के बराबर होगी, आप उसी को आंसर कर सकते हैं। तो इस वाले कोण की वैल्यू किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, तो ये तो सिंपल आपका, ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है, ठीक है, वो कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें दो कोण आपके दिए हुए हैं 80 + 30। ठीक है, यहाँ पर आप लगाइए 80 + 30। ठीक है, ये हो गया आपका 110। ठीक है, कितना हो गया 110, ये हो गया और इधर आपका 180। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है 110 को आप इस साइड में ले जाएंगे। ठीक है, 180 - 110 तो ये आपका कितना आया 70। ठीक है, तो ये कोण कितना निकल कर आया 70। ठीक है, तो ये वाला कोण भी आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 अंश। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 70 अंश। तो आप बता सकते हैं कि R, P और B, ठीक है, इस कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 अंश, जो कि इन्होंने यहाँ पर निकाल कर बताया। ठीक है, इस तरह से आपका 70 अंश हो जाएगा। इसके अलावा जो लघुत्तरी प्रश्न है वो आपको अलग से क्लास में दी जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस क्लास को अपने अंदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।